अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में पुरअमन ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होंगे। गुड मॉर्निंग लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां जो हैं वो दूर करें। मुझे कहते हैं जी सानिया इसहाक, चूँकि आज है रोहमा ऑफ पे, तो आज उनकी जगह पे हमें प्रोग्राम करने का जो है वो कहा गया है, और हम जो हैं वो आपके साथ रहेंगे 10 से लेकर 12 बजे तक। 2 घंटे का हमारा साथ होगा जनाब। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और सलामत रहें। बात करते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की। तो जनाब पहला सेगमेंट एज़ यूजुअल होता है वेदर चूँकि सुबह सुबह की बात की जाए तो सुबह के औकात में जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, सनी होता है। उसके बाद जो है वो सूरज अपनी किरणें बखेरना शुरू कर देता है, और उसके बाद जो है हम ये सोचते हैं कि अब जो है वो गर्मी आना शुरू हो चुकी है। वैसे भी मौसम जो है वो बेहतर होता चला जा रहा है, और रमज़ान भी आ रहा है, तो मौसम थोड़ा सा जो है वो अपनी तब्दीलियां करता चला जा रहा है। मौसम के हवाले से बताएंगी फ़ाखरा खलील जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़ाखरा, ओवर टू यू। सूरज ने किरणें बिखेरी हैं, ठंडी ठंडी नरम किरणें जो शहरियों को भली लगने लगी। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। इस वक्त शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 85% रिकॉर्ड किया जा रहा है, और 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो हवाएँ चल रही हैं, ठंडी सर्द हवाएँ चलने से मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। बागों का शहर का मौसम आज काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो बागों का शहर फ़िज़ाई आलूदगी की फ़हरिस्त से बाहर ना निकल सका। आज भी लाहौर शहर फ़िज़ाई आलूदगी की फ़हरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर का जो औसत AQI है 186 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान फ़िलहाल बारिशों की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन जो मौसम है खुश्क रहने के इम्कान। जनाब बारिशों की पेशगोई जो है वो नहीं की गई। फ़ाखरा खलील हमें अपडेट कर रही थी। शुक्रिया फ़ाखरा, आपने हमें बताया है कि बारिशें नहीं हो रही, लेकिन मौसम जो है वो ठंडा भी है और थोड़ा सा जो है वो गर्म भी है। तो इसी के साथ जनाब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जो कि हैं टॉप स्टोरीज़। टॉप स्टोरीज़ में हमारे पास कौन कौन सी टॉप स्टोरीज़ हैं? वो हैं जी, यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। हज 2024 में कराची से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए सऊदी वफ्द की एयरपोर्ट हुक्काम से जो है वो मुलाकातें हैं। ट्रक से निकले कचरे में $30,000 की लॉटरी भी निकल आई है। तो सबसे पहली स्टोरी है 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की मुनासबत से होने वाली मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद की शक्करपुड़िया परेड ग्राउंड में होने वाली यौम पाकिस्तान परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ रेंजर्स, FC और पुलिस के दस्ते हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन J-10C, JF-17 थंडर और F-16 तैयारे फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। रवां साल होने वाली यौम पाकिस्तान परेड में ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी भी दिखाई गई। विफाकी इकाइयों की खूबसूरती और मुख्तलिफ नवा की सकाफत की नुमाइंदगी करने वाली रवायती फ्लूट्स भी परेड का हिस्सा बनेंगे। इस बात का ख्याल रहे कि हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की मुनासबत से होने वाली परेड गुज़िश्ता साल मौसम की खराबी के बायस मनसूख हो गई थी। आज चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन भी है, इस मौके पर हमने सोचा कि आपको ये भी बताते जाएं कि ख़वातीन जो हैं इस बार नुमाइंदगी करने जा रही हैं 23 मार्च के 5 मार्च में, और इस दफ़ा जो है वज़ीर आज़म ने भी हल्फ उठा लिया है, और सदर पाकिस्तान जो है वो भी आज इंशाअल्लाह जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जब हल्फ उठा लिया जाएगा तो दोनों हमारे वज़ीर आज़म और जो सदर पाकिस्तान हैं वो भी मार्च पास्ट का हिस्सा होंगे। तो जनाब अगली नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। हज 2024 कराची से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए सऊदी वफ्द की एयरपोर्ट हुक्काम से मुलाकातें हैं। हज बराए 2024 के आज़मीन की सहूलत के लिए कराची से रोड टू मक्का के सर्वे के लिए 12 रुकनी सऊदी वफ्द कराची पहुंच गया है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। सऊदी वफ्द को कराची एयरपोर्ट पर विफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर और डायरेक्टर हज कराची ने वेलकम किया है।
आला सतही सऊदी वफ्द ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के सिलसिले में कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा भी किया है। सऊदी सफ़ीर की क़यादत में सऊदी वफ्द ने सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के हुकाम से मुलाकात भी की है। इस मौके पर इमिग्रेशन, कस्टम्स और एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम भी मौजूद थे। मुलाकात में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और एंटी नारकोटिक्स फोर्स हुक्काम भी मौजूद थे। सऊदी वफ्द के दौरे का मकसद हज ज़ायरीन के लिए कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन सहूलियात के लिए मुमकिना मकामात का सर्वे करना है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लाउंज, हॉल और टर्मिनल हतमी तौर पर मुख्तस होने के बाद वहाँ सऊदी एहलकार काउंटर्स और आलात लगा सकेंगे। इससे पहले भी रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहले ही कामयाबी से नफाज हो चुका है। इस मंसूबे के तहत कराची के हुजाज कराम भी इस्लामाबाद की तरफ डोमेस्टिक मुसाफिर की तरह जद्दा पहुंचेंगे। तो जनाब, डोमेस्टिक सफ़र जो है उसकी बहुत ज़्यादा हमने सुनी है कि सऊदी अरब की जानिब जो है डोमेस्टिक सफ़र जो है वो डे बाय डे लोगों के अंदर रुझान बढ़ता चला जा रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कराची से रोड टू मक्का जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो इसके साथ ही हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। वो है जी, ट्रक से निकले कचरे में $30,000 की लॉटरी निकल आई है। जिसकी भी निकली है जनाब, उसके तो पांचों घी में हो गई हैं। एक अमरीकी शहरी है जो कि अपने ट्रक की सफाई कर रहा था, उसमें उसे महीनों पुरानी लॉटरी टिकट मिल गया है, जिसने हैरत अंगेज तौर पर उसे $30,000 जो हैं वो जितवा दिए हैं। बैठे बैठे जो कहते हैं ना अमीर होने वाला, किस्मत चमकना, और जिसको कहते हैं ना मौजज़ा, वो इसको कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत मैरीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने इस वक्त गैर मतवक्का तौर पर 30,000 की लॉटरी जीत ली है, जब वो अपने ट्रक की सफाई कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें कचरे में से महीनों पुराना लॉटरी का टिकट मिल गया है। मैरीलैंड की नामालूम शहरी ने मैरीलैंड लॉटरी के हुकाम को बताया कि उसने इस वाक़े के बाद अपने ट्रक को साफ सुथरा रखने का सबक सीख लिया है। यानी कि देखे ना कि उसको $30,000 जो है वो मिल गए हैं। पता नहीं कब से वो उसका जो ट्रक है वो गंदा पड़ा हुआ था, जब उसने सफाई का सोचा तो उसको $30,000 मिल गए हैं। अब जो है वो ये सोचता है, उसने ये अहद किया है कि जनाब अब से वो अपना ट्रक जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा रखेगा। उसने वादा कर लिया है अमरीकी हुकाम से। तो जनाब, जिसको कहते हैं ना किस्मत का सितारा चमकना, रातों रात अमीर होना, तो ये इसी को कहा जाता है। इसी तरह प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उन प्रोग्राम में प्यारे से गेस्ट को वेलकम कहेंगे। वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम के हाइलाइट्स जो हैं वो कुछ यूँ हैं कि रमज़ान की आमद है। रमज़ान में हमारा डाइट प्लान जो है वो क्या होना चाहिए। इसके साथ आज दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जो इंटर्न हैं, वो भी ख़वातीन हैं, उनको भी स्पेशली जो है वो हम हैप्पी वुमेंस डे कहते हैं। एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और आपका आज का दिन जो है वो कैसा रहेगा इसके बारे में भी जो जनाब डिस्कशन की जाएगी कि आज का दिन जो है वो आपका कैसा रहेगा। कौन से काम जो है वो आपको करने चाहिए, कौन से काम जो हैं वो आपको नहीं करने चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो सितारों पर यकीन रखते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो सितारों पर यकीन नहीं रखते। लेकिन जो लोग सितारों पर यकीन रखते हैं उनके लिए जो है उनका सितारा जो है उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि है हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट। इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी रमज़ान आने वाला होता है, जब भी वैसे भी आजकल जो है एक मोटापा ख़ास तौर पे हमारी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं से वो शामिल हो गया है किसी भी सूरत में, क्योंकि हमारी डाइट्स जो हैं वो बड़ी अनहेल्दी हैं और बड़ा अनहेल्दी और ऊपर नीचे जो है हम खाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान भी है और रमज़ान में ख़ास तौर पे हम ये सोचते हैं कि हम जो है वो अपना वेट लूज़ जो है वो इस महीने में करें, क्योंकि एक तो हम सहरी करते हैं, दूसरा हम अफ्तार कर रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो है कि तो मार्जिन ज़्यादा है, दूसरा जो है चीज़ें हम जो है वो कम
कम वक्त में ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उसको किस तरह मेंटेन रखा जाता है, किस तरह डाइट जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है। तो जनाब माहिर ग़ज़ाइयत हैं तबस्सुम खालिद जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि आपने क्यों सोचा कि आप माहिर ग़ज़ाइयत बने? देखिए, आपको पता है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। लोगों को बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता कि आपको, देखिए खुराक तो एक बेसिक चीज़ है, डेफिनेटली आपने क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। अब इस चीज़ की भी अवेयरनेस लोगों में नहीं है, ठीक है। बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस की जाती हैं। डेफिनेटली उसी चीज़ को ज़रा माइंड में रखते हुए मैंने कहा यार इस चीज़ का स्कोप है तो ये बन जाते हैं। आपने कहा जो स्कोप है वो कर लेते हैं, क्योंकि मोटापा और महराई ग़ज़ाइयत की जो है वो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने कहा कि बन जाते हैं। Exactly. अच्छा तबस्सुम, रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में ये होता है कि हम सहरी में तो शायद उतना ना खा सके, हम अफ्तार में बहुत ज़्यादा खाते हैं, कसरत से खाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे मीठा दूध, मीठी लस्सी, और फिर हम फ्राइज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, फिर उसके बाद चावल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत भले लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रमज़ान के अंदर डाइट को किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है? अच्छा देखिए सानिया, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि रमज़ान इज़ अ वेरी वेरी ब्लेसफुल मंथ। ना सिर्फ स्पिरिचुअली, इमोशनली, बल्कि फ़िज़िकली हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मंथ है। लाइक हमने जो पिछले 11 महीनों में अपनी बॉडी का बेड़ा गर्क किया होता है फ्राइड चीज़ें और बिल्कुल अपनी डाइट को ख़राब करके, उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक मंथ में कवर अप कर सकते हैं अगर तो हम राइट वे में उसका यूज़ करें, राइट। यानी कि मुमकिन है कि एक महीने के अंदर जो है आप 11 महीनों की कसर पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कि हम एक ही महीने में अपनी 11 मंथ की वो जो नेग्लिजेंस है उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन वो भी उसी सेंस में मुमकिन है अगर आप उसको प्रॉपर्ली लेके चलें और अपने माइंड के साथ, कहते हैं ना, खुद के साथ प्रॉमिस कर ले कि हमने अब इस मंथ में खुद को प्रूव करना है। एग्जैक्टली, वादा खिलाफी नहीं करनी, वरना डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान में ही आप जाएंगे। नुकसान होता है। अच्छा, ये किस तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और किस तरह जो हम लेके चल सकते हैं? देखें, जैसा मैंने अभी बोला कि रमज़ान सबसे ज़्यादा ब्लेसफुल मंथ है। इसकी एक मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है। एंड वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ ना तो वो होता ही डिसिप्लिन से है, राइट। अब इसके अंदर हमें मेजर फ़ायदा ये है कि हम जो लाइक नॉर्मल रूटीन के अंदर सुबह, दोपहर, शाम, जब हमारा दिल करे हम स्नैकिंग कर रहे हैं, जब हमारा दिल करे कुछ खा रहे हैं, हमारे घर में फॉर एग्जांपल एक टाइम पे खाना इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग। जिसका जब दिल चाह रहा होता है, जब भूख लग रही होती है, हम लोग लिटरली खा रहे होते हैं। पंजाबी है ना, तो पंजाबी वैसे भी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। लेकिन ये देखिए, आपको पता है पंजाबियों में ही स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये हाई ब्लड प्रेशर, सारी बीमारियां भी उन्हीं में होती हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड क्रेविंग्स। अब फूड को खाने से कोई मना नहीं कर रहा, आप फूड को खाओ, हेल्दी वे में खाओ, डेफिनेटली तब उसका फ़ायदा भी होगा। आपको ये कोई नहीं कह रहा आपने फूड खाना ही नहीं, आपने खुद को परहेज़ में लेके आना है, क्योंकि आपको पता है परहेज़ एक वो चीज़ होती है जो कि लाइफ टाइम चलती है, ठीक है। परहेज़ को आप कभी भी इस सेंस में नहीं ले सकते कि यार हमें, अगर किसी आप पेशेंट को बोलो भी ना आपने ये परहेज़ करना, उसके माइंड में फ़ौरन से आएगा अच्छा मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे परहेज़ का कहा गया है, और परहेज़ का सुनते ही वो कहेगा अच्छा कितने टाइम के लिए परहेज़ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको परहेज़ में आना पड़ेगा, नो। क्यों? क्योंकि उससे बॉडी ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाती है, और स्ट्रेस में कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। दिस इज़ अ कन्फर्म थिंग। तो इलाज से बेहतर है परहेज़। अच्छा तबस्सुम, ये बताइएगा रमज़ान के अंदर हमें क्या डाइट किस तरह लेनी चाहिए? ठीक हो गया। देखिए, हम सहरी से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सहरी से अफ्तारी की तरफ मैं आपको लेके चलूँगी। सहरी में देखें मेन रुझान होता है पराठों का, लस्सियों का, और ये ट्रेंड है पंजाबियों का, दही, लस्सी, हर चीज़ हम लोग सहरी में खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में होता है यार पूरा दिन भूखा रहे, ठीक है। अब चीज़ ये होती है जो भी आता है खा लो। एग्जैक्टली। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं सबको बताती चलूँ कि इफ़ यू आर लाइक लूजिंग योर वेट, अगर आपका गोल है कि आपने वेट लूज़ करना है, नेवर एवर स्किप योर सहरी। आपने कभी भी अपनी सहरी को स्किप नहीं करना, क्योंकि स्पेशली ख़वातीन जो है ना अपने आप को बहुत महान समझती हैं कि भाई मैं सहरी भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अफ्तारी में खाऊंगी और इससे मेरा वेट ड्रास्टिक चेंज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इट इज़ वेरी अनहेल्दी वे, ठीक है। और हमारा मज़हब भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देता, वो भी कहता है कि एंड वक्त तक सहरी करो, राइट। अब चीज़ ये है कि आपने सहरी में खाना क्या है, क्या ऐसी चीज़ लेनी है कि जो आपको वेट मेंटेनेंस में भी हेल्प करे और अल्टीमेट आपका वेट लूज़ हो बजाय इसके कि गेन हो, ठीक है। और आपको पता है रमज़ान के अंदर हमें ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है, हमारी इबादत में इजाफा होता है, हम लोगों को हमेशा एक्टिव रहना होता है ताकि हम लोग इस महीने को भरपूर तरीके से जो है वो कंज्यूम कर पाएँ, इंजॉय कर पाएँ, और हमें इसका फ़ायदा भी हो डेफिनेटली। अब चीज़ ये है कि सहरी में सबसे पहली चीज़ ये कि कार्ब्स आपने
انٹائرلی اوائڈ نہیں کرنی. کچھ پرسنس کہتے ہیں یار میں روٹی نہیں کھاؤں گا تو شاید جو ہے میرا وزن کم ہو جائے گا, میں خالی دہی لے لیتا ہوں, یا میں خالی چائے سے کچھ لوگ جو ہے وہ سحری کرتے ہیں. اب آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا, آپ لوگوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ کنزیوم کرنا ہے لیکن پورشن کے اندر, رائٹ. اب کاربز اگر آپ لے رہے ہیں فار ایگزامپل 7 انچ کی آپ نے جو ہے وہ روٹی لینی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پراٹھا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. پراٹھا آپ کو پتہ ہے بالکل وہ گھی کے اندر اس کو فل اپ کر کے تلا ہوا, گھی باہر بھی اندر بھی, بہت زیادہ پسند ہے. ایگزیکٹلی. اب جس پرسن کو کریونگ ہے وہ پراٹھے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جو خواتین فار ایگزامپل گھر میں سحری بناتی ہیں, آپ اپنے آٹے کے اندر ہی گھی کے 2 چمچ شامل کر لیں, اور گھی بھی دیسی گھی, رائٹ. اگر گھی نہیں ہے تو یو کین یوز دا آئل. آپ نے بالکل بھی یہ سیچوریٹڈ گھیز کی طرف نہیں جانا جو کہ نارملی گھروں میں یوز ہوتا ہے, اس کو آپ بالکل اپنی لائف سے اسکپ کر دیں, رائٹ. آپ آٹے کے اندر اس کو شامل کریں گے, وہ ایک انہیلدی وے ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کی وہ کریونگ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی روٹی بھی اچھی بن جائے گی. روٹی کے ساتھ اب کیا لینا ہے, آپ نے پروٹین کے پورشن کے لیے انڈا لازمی آپ نے یوز کرنا ہے. انڈا ود ایگ یولک, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایگ وائٹ لینا ہے, ایگ یولک نہیں لینی, فل آن آپ نے ایگ جو ہے وہ کنزیوم کرنا ہے. چاہے آپ اس کو فرائیڈ فارم میں لے لیں, فرائی کرنا ہے تو صرف 1 ٹی اسپون کے اندر, 1 ٹی اسپون آئل کے اندر, زیادہ اس کے اندر فیٹ کنٹینٹ نہیں ایڈ کرنا. 1 ٹی اسپون کے اندر آپ نے فرائی ایگ جو ہے وہ کنزیوم کر لیں. آپ آملیٹ بنا لیں ویجیٹیبلس کے ساتھ, وہ ایک بڑا ہیلدی سورس ہے. اس کے علاوہ آپ ساتھ میں 1 کپ دہی آپ کو الاؤ ہے, ٹھیک ہے. وہ دہی آپ کا ڈیری پورشن کو کنزیوم کر لے گا, ٹھیک ہے. ریکمینڈیڈ تو یہی ہے کہ آپ ایز اٹ از دہی کو لے لیں, ٹھیک ہے. اس کو لسی کی فارم میں نہ لے کے جائیں, کیونکہ جب لسیاں بنتی ہیں نا تو پھر چینی اور نمک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایڈ ہوتا ہے, اور لوگوں کو نا نمک بھی انہیلدی ہے. ایگزیکٹلی یہی میں چیز بلکہ بولنے لگی تھی. لوگوں کو لگتا ہے ہم جو ہے وہ نمکین لسی پئیں گے نا ہمیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی, لیکن نمکین لسی بھی آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. شوگر اینڈ نمک بوتھ آر لائک مین کازز آف ڈی ہائیڈریشن, آپ کو وہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ نے لسی لینی ہے, آپ اس کو بنا لیں, آپ اس میں اسٹیویا ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل سویٹنر ہے ہمارے پاس, مٹھاس کے لیے آپ اس کو لائٹلی سا ایڈ کر لیں, لیکن موسٹ پریفریبلی یہی ہے کہ آپ اس دہی کے کپ کو یوز کریں, رائٹ. اب دہی کا کپ یہ سین ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ دہی بھی آپ 1 کپ لے رہے ہیں, آپ لسی بھی جو ہے ایک الگ دہی کے کپ سے لے رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں کرنا. آپ کو صرف اور صرف 1 کپ الاؤ ہے, یا تو آپ دہی کو ایز اٹ از کنزیوم کر لیں, یا پھر آپ اسی 1 دہی کے کپ کی لسی بنا لیں, رائٹ. یہ ہماری سحری از فنشڈ. اچھا سحری فنش ہو گئی. ایک پراٹھا کھانا ہے بالکل چھوٹا سا, اس کے ساتھ 7 انچ پراٹھا. اچھا 7 انچ کا ایک پراٹھا لینا ہے. جتنے بھی لوگ گھر میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوز ہے, ویٹ جو ہے اپنا لوز کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے اسپیسیفکلی جو ہم بتا رہے ہیں جناب, آپ نے 7 انچ کا پراٹھا لینا ہے, ایک انڈا لینا ہے, وہ فرائیڈ فارم میں لے سکتے ہیں, وہ بوائل فارم میں لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹی سی پیالی جو ہے وہ دہی کی لینی ہے. چائے, جو لوگ چائے کے شوقین ہیں ان کے بارے میں بتا دیں. چائے ایڈکٹ تو میں کہتی ہوں یار آپ کے لیے افطاری میں لے لو, سحری میں نہ لو, لیکن پھر بھی کچھ پرسنس کی سحری کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے چائے کے بغیر, تو ان کو اب میں بالکل منع نہیں کروں گی, کیونکہ یار یہ بھی ظلم ہو جائے گا ان کی. ٹو بی ویری آنیسٹ وہ پورا دن لیتھارجک رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو 11 مہینے کی ایڈکشن ہے چائے کی. اب اگر آپ نے چائے لینی ہے تو پلیز اس کو دودھ پتی کی فارم میں نہ لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ڈیری کے پورشن کو آلریڈی دہی میں کنزیوم کر چکے ہیں, رائٹ. اگر آپ نے چائے لینی ہے آپ اس کو 1/4 لیں. آپ نے بالکل منیمم دودھ, اس کے اندر پانی, وداؤٹ ایڈڈ شوگر آپ چائے پی سکتے ہیں. دس از دی ایڈ کر لیں, رائٹ. اچھا رمضان کے اندر ہم ڈائٹ میں کن کن چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ شامل کر سکتے ہیں, دیکھیں انڈا, براؤن بریڈ وغیرہ. براؤن بریڈ ہول ویٹ کا ایک فارم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ براؤن بریڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن موسٹ پریفریبلی آپ لوگ جو ہے نا سحری میں ہمارا دل نہیں کرتا بریڈ کھانے کا. بہت سے پرسنس ہوتے ہیں وہ بریڈ آپ کو ایک ڈرائینس کی فیل دیتی ہے, تو آپ اس کی جگہ ہول ویٹ کا آٹا یوز کر لیں. دونوں جو ہے نا اس کمپیریزن میں بالکل سیم ہے, ٹھیک ہے. اینڈ فار ایگزامپل یہ ہائیڈریشن کے اسٹیٹس کو ہم نے سب سے زیادہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے رمضان میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگلے 13 سے 14 گھنٹے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے, ٹھیک ہے. اپنے باڈی کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے کہ ہمارا ہائیڈریشن اسٹیٹس بالکل جو ہے وہ مینٹین رہے. اس کے لیے آپ کو اوور آل جو نائٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے اپنے ہائیڈریشن اسٹیٹس کو اس میں مینٹین کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے سحری کے ٹائم میں بس کولر کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا کہ یار میں نے سارا پانی بس ابھی پی لینا ہے, اس کا کوئی بھی آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ہم چلتے ہیں افطار کی جانب. افطار میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی میٹھا پانی ہے نا وہ ہم لے لیں, تو اس کے بارے میں کیا ہے, اور افطار میں کیا کیا چیزیں لینی چاہیے؟ دیکھیں افطار میں اسپیشلی یہ جو بیوریجز ہوتی ہیں, شگری بیوریجز, اس کو اگر تو آپ ویٹ واقعی لوز کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے اسکپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو کنٹرول اٹ. اس کی جگہ آپ جو ہے وہ لیمو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, کالا نمک اور اسٹیویا کے ساتھ, چینی والا لیمو پانی نہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ
फ्रूट के स्लशीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूस जो है वो आपके शुगर लेवल को हाई कर देंगे। आपको पता है पूरा दिन एक हमारी बॉडी जो है वो फास्टिंग स्टेट में होती है, अल्टीमेट अचानक से उसके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा शुगर इनटेक जाएगी ना तो बॉडी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर जो है वो बेवरेजेस लेनी है, आपने फ्रूट स्लश के फॉर्म में लेनी है। स्लश आपको पता है डाइल्यूटेड ज़रा होता है। ठीक है, अगर फ्रूट का जूस इतना है, आपने उसमें पानी ऐड करना है और वो एक स्लश बन जाएगा। ठीक है, डाइल्यूटेड जूस उसको आप कह सकते हैं, आप उसकी फॉर्म में उसको ले सकते हैं। ये जामे शीरी हो गया, टैंग हो गया, जिसके अंदर टैंग और जामे शीरी से ज़्यादा चीनी ऐड होती है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है एंड स्पेशली वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। अच्छा, अफ्तारी में बता तो दें, अवाम खाएं क्या? पीने का मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले, तो पीने के लिए आप नींबू पानी या फ्रूट स्लश को ऑप्शन में ले सकते हैं। एग्जैक्टली, स्टीविया में। दूसरी चीज़ ये कि आप अफ्तारी में सबसे पहले खजूर लें, जो कि एक सुन्ना भी है, और ये क्या करती है आपके बॉडी के ओवरऑल मिनरल्स और विटामिन्स के मैकेनिज्म को अचानक से बूस्ट अप कर देती है। ठीक है, आपकी जो ओवरऑल बॉडी बिल्कुल फास्टिंग स्टेट में होती है वो एक अच्छी नॉर्मल स्टेट में सबसे पहले आ जाती है। राइट, खजूर के बाद 1 से 2 खजूर लेनी है, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आपने ड्रिंक्स की तरफ आना है। ड्रिंक्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नींबू पानी, सादा पानी या फिर ये स्लश। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई पर्सन कहता है जामे शीरी के बगैर गुजारा नहीं है, उनके लिए भी मैं एक स्पेशल ऑप्शन दे रही हूँ कि आपके पास शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा, शुगर फ्री जामे शीरी भी मार्केट में अवेलेबल है। नहीं, शुगर फ्री है, उसको आपने एज इट इज़ पानी में कंज्यूम करना है। राइट, दैट इज़ द थिंग। हमारा ड्रिंक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम मेन चीज़ पे आते हैं यार, फ्राइड चीज़ें। फ्राइड चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो आप देखें, हम 11 महीने में जो पर्सन्स नहीं खा रहे ना, जिनको इतनी क्रेविंग्स नहीं है, वो भी रमज़ान में शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इतना ज़्यादा खाते हैं कि आपका वेट 5 से 6 केजेस, आंखों को, दिल को भी अच्छी लग रही है। एग्जैक्टली 5 से 6 केजेस रिड्यूस होने की बजाय आपका इंक्रीज हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फ्राइड आइटम्स। आपकी जो कैलोरीज हैं यूं टॉप पे जाती हैं। ठीक है, आपका वो पूरे दिन का फास्टिंग स्टेट का कोई फ़ायदा नहीं होता, और आपकी वो जो फ्राइड आइटम्स की क्रेविंग है ना, वो आपको बस जो है ना बहुत ही अनहेल्दी वे में ले जाती हैं। ठीक है, अब फ्राइड आइटम्स में भी मैं ऑप्शंस देती चलूँगी कि पकोड़े, समोसे, रोल, और ये जो सारी हम एक ही दस्तरखान पे हम सारी आइटम्स रख लेते हैं और हमारा फ़र्ज़ होता है कि हमने इनको कंप्लीट करना है। राइट, अफ्तारी के टाइम में ही हम कहते हैं हमने सब चीज़ें बस खा के उठना है, उससे पहले नहीं उठना, और उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट उठाई नहीं जाता। सो दैट इज़ द थिंग कि आपने जो है वो फ्राइड आइटम्स का ये सीन करना है, 1 फ्राइड आइटम पर डे। अगर आपने एक दिन में पकौड़े का दिल कर रहा है, आपने सिर्फ पकौड़े लेने हैं। नेक्स्ट डे आप जो है वो समोसों पे ले आएँ, नेक्स्ट डे रोल्स कर लें, नेक्स्ट डे कुछ और कर लें। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि एक ही दिन में सारी फ्राइड आइटम्स को कंज्यूम कर लेना। राइट, अब बनाने का तरीका क्या है पकोड़ों का स्पेशली। ठीक है, पकोड़े आपने आलू के नहीं बनाने, आलू को आप स्किप कर दें। राइट, चिकन के बनाने नहीं, चिकन के भी नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि देखें चिकन और आलू वो चीज़ें हैं जो कि ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, बेसन भी ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आपने बेसन के साथ ऐड करना है पालक के पकौड़ों को या फिर आपने बैंगन के पकौड़ों को। ठीक है, अच्छा। आपने उनके ऊपर ना होने के बराबर बेसन लगाना है और उनको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। राइट, उससे क्या होता है कि आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ यार मैंने एक फ्राइड आइटम खा ली है, आपकी बॉडी को सेटिस्फेक्शन हो जाती है और आपका अल्टीमेट जो है वो इतना अनहेल्दी वे में नहीं जाता। ओके फाइन, तबस्सुम बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान कर के हम जो हैं वो अपने रमज़ान की डाइट को किस तरह जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो नाज़रीन, तबस्सुम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि सहरी में आप क्या ले सकते हैं और अफ्तार में जो है वो आप क्या ले सकते हैं, आप डाइट को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। तबस्सुम, थैंक यू सो वेरी मच। अब हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे और आपने हमारे नाज़रीन को जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़, यानी न्यूज़ की सूरत में जो है वो अपडेट्स दी हैं कि वो अपना वेट जो है वो किस तरह लूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने नए गेस्ट को जो है वो वेलकम कहेंगे। वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं वो खुशबाश होंगे। तो जनाब, हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो कि माहिर कानून हैं, रिदा नूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमें टाइम दिया और आपके आने का, तशरीफ़ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जनाब, जैसा कि आपको पता है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात के रंग, और ख़वातीन जो हैं हर रूप में उन्हें मकाम हासिल हैं। वो बहन, बहू, बेटी और जिस भी सूरत में हो उसको एक मकाम हासिल है।
اور کائنات کے اندر جو ہے وہ رنگ جو ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہے. آج چونکہ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, عورتوں کا عالمی دن ہے, اور آفیسز کے اندر ڈفرینٹ جگہوں کے اندر جو ہے اس چیز کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے آفس کے اندر جو ہے وہ بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک شیک جو ہے وہ کاٹا گیا ہے اور مزید بھی کاٹا جانا ہے. خواتین کو جس طرح مقام حاصل ہیں, خواتین ہم دیکھتے ہیں ہر میدان میں آگے ہیں, وہ آرمی کی فیلڈ ہو, وہ پولیس کی فیلڈ ہو, وہ میڈیا کی فیلڈ ہو, کسی بھی صورت میں خواتین آگے ہیں. آج چونکہ عورت مارچ بھی ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں عورت مارچ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہی جیسے آپ نے کہا کہ ہر فیلڈ میں عورت آگے ہے, عورت ہی کو کیوں ہم آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, اس کو عورت ہی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اٹ از دی ہیومن. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو ایڈریس کیا ہے, کسی عورت یا آدمی کو کسی مخصوص جینڈر پہ ایڈریس کیا ہی نہیں. اسی طرح ہمارا قانون بھی کس انسان ہیومن رائٹس پہ ایڈریس کرتا ہے, اسپیسیفکلی فیمیل کو. کوئی دنیا چیز نہیں ہے جو اکیلی فیمیل کو کیٹر کرتی ہو. مین اینڈ ویمن آر پارٹیسپینٹس آف دا سوسائٹی. معاشرے میں معاشرے کو ایڈریس کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ عورت کو سیگریگیٹ کیوں کر دیتے ہو اور کہتے ہو عورت کے حقوق ہے. عورت کے حقوق ہے. عورت مارچ کیا جاتا ہے نا, تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں موجود ہیں, پھر بھی نہ جانے عورتیں ہر فیلڈ میں موجود ہے. جب دنیا میں موجود ہے تو فیلڈ میں تو پھر موجود ہوگی. یہ بات عجیب ہے. عورتیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, عورت جج بن رہی ہے, عورت وکیل بن رہی ہے, عورت پولیس میں آ رہی ہے, تو نہیں آنا کیا؟ کوئی ممانعت تھی, کہیں لکھا ہوا تھا کہ عورت نہیں آ سکتی؟ تو پھر سمجھ آتی ہے. جب ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, تو پھر اس میں کون سی اچیومنٹ؟ ایک عورت اگر پی ایس پی بن گئی ہے تو اس میں کون سی اچیومنٹ؟ ایک عورت اگر جج بن گئی ہے تو اس میں کون سی اچیومنٹ جو ایک مرد کوئی اچیومنٹ نہیں اور عورت کی اچیومنٹ ہے؟ ہاؤ از اٹ این اچیومنٹ آف اے ویمن اینڈ ناٹ آف اے مین؟ ایگزیکٹلی. اگر ایک آدمی وکیل ہے تو اوکے نائس. اگر ایک عورت وکیل ہے, واو فیمیل لائر, واٹ از دس؟ تو دس از اندر تھنگ. سیکنڈلی بات ہے یہ بات, اگر ہم بات کریں نا مغربی معاشروں کی, تو وہاں پہ ہوتا تھا, وہاں پہ عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا تھا. ان کو کہا جاتا تھا یو آر ناٹ سپوز ٹو گو آؤٹ, یو ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ. تو وہاں پہ پھر یہ ایک اپریج ہوئی اور اپ شارٹ ہوا اور موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ان کے جو یہاں پہ, کیونکہ ہم ہر چیز کیا کرتے ہیں ویسٹ سے کاپی کرتے ہیں, تو وہاں سے کرتے 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 یہاں پہ جو بیچاری ہوا یہ, یہاں پہ یہ ساری ہے انڈسٹریلائزیشن. یہ سارا ایک کاروبار کا طریقہ ہے. جب انہوں نے دیکھا ہمیں کوئی کاروبار نہیں چمک رہا, انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کارڈ, جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کارڈ پلے کرنا شروع کر دیا. اس سے ہوا یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ذہن خراب ہو گئے, وہ بیچاری دیکھتی تھیں کہ یہ کیا, ہم ان کو یہ بھی سمجھ آتی تھی کیونکہ وہ معصوم بچیاں, پاکستانی معاشرہ جس طرح کا معاشرہ ہے, وہ دیکھتی تھی ہم گھر میں کیوں رہتی ہیں, ہمارے ابو کماتے ہیں, ان کو کیا پتا ابو باہر کام کرنے جاتے ہیں, کوئی پارٹی کرنے تو نہیں جاتے. تو وہ کہتی تھی ہم بھی باہر جائے گی بھائی بلا. تو اس طرح پھر یہ میرے خیال میں کوئی اس طرح کی کوئی ویو آئی ہے. لیکن یہ اگر ہم تھوڑا سا اس کی بیسس میں جائیں نا, بہت بیسس میں جائیں, تو اتنی جلدی کوئی چیز نیچرلی نہیں پھیل سکتی انلیس اس کو پراپرلی پلان کر کے کوئی, مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی عورت مارچ نہیں, کوئی فتنہ ہے جس کو بہت ہی زیادہ کوئی بہت زیادہ. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں خود اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہی نہیں کہ مثبت ہے. دیکھیں آپ جس گھر سے نکل کے آ رہی ہیں, آپ مانگ کس رہی ہیں, رائٹ کس سے مانگ رہی ہیں؟ اپنے باپ سے مانگ رہی ہیں, اپنے بھائی سے مانگ رہی ہیں, اپنے شوہر سے اپنے رائٹ مانگ رہی ہیں. آپ انہی کے گھر سے تو آ رہی ہیں, انہی کے پیسوں سے آپ جو ہیں پل رہے ہیں, انہی کے پیسوں سے آپ پڑھے ہیں, انہی کے پیسوں سے خرچ کر کے آپ پیٹرول لگا کے, اگر اپنی گاڑی پہ آئیں تو پیٹرول لگا کے انہی کے پیسوں سے آئے ہیں, یا اگر آپ ان سے پیسے لیتے ہیں تو آپ جس بھی صورت میں آئے ہیں تو انہی کے پیسوں سے آئے ہیں. پھر حق کس سے مانگنا ہے؟ کیا مجھے بات ہے, کیا بیٹے کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا حکم مانے؟ ماننا ضروری ہے. کیا بیٹی کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا حکم مانے؟ کیا بیٹے کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا حکم مانے؟ تو اس میں کیا پابندی ہے, کیا پابندی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں اس میں پابندی کس قسم کی ہے؟ آپ مجھے لگتا ہے بڑا سخت قسم کے خلاف ہے. میں بھی اسی طرح سخت قسم کے خلاف ہوں. مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ عورت مارچ کا مقصد کیا ہے. میں عورت مارچ کے بہت خلاف ہوں, لیکن جب عورت, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں ان کی بڑی میٹھی لگتی ہیں, شیریں لگتی ہیں. اس پہ میں آپ کو پہلے بات بتاؤں گی, اس پہ دیکھیں ہمیں دور کے ڈھول سہانے, دور کے ڈھول سہانے میں ان کی باتیں, وہ کہتے ہیں نا بڑی میٹھی باتیں ہیں ان کی. آپ ہمارا مینیفیسٹو دیکھیں, یہ دیکھیں, تو ہم آپ کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے. لیکن اگر ہم ان باتوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں
تو اگر معاشرے میں بگاڑ ہے تو وہ کلچرل ڈفرینسز ہیں, وہ کوئی بھی اسلامی لیگل قانونی ڈفرینسز نہیں, وہ ڈفرینسز ہیں جو آپ لوگوں نے کریٹ کیے ہیں, اور ان کا حل وہ نہیں ہے جو آپ سازشیں کریے, ان کا حل تدبر, تہذیب, تمیز ہے. آپ تہذیب سے ایجوکیٹ کر سکتے ہو, اسکالرلی لیول پہ آ کے آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہو, آپ وہ نہیں کر رہے. آپ بچوں کو جا کے سمجھا سکتے ہو, بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہو, اسکولز میں مولویوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہو, مسجدوں میں جا کے تبلیغ کر سکتے ہو کہ یہ عورت کے حق ہے, عورت کو کیا تحفظ ہے. آپ ایک تہذیب یافتہ معاشرہ کریٹ کر سکتے ہو. آپ ایک گندا معاشرہ کریٹ کر رہے ہو, اور یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ عورت مارچ کا امپیکٹ اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ نیگیٹیوٹی سپریڈ کرنا ہے, انتشار کرنا ہے, اور یہ ایک برین چائلڈ ہے جس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر اب ہم عورت مارچ کے اب نئے مینیفیسٹو میں دیکھیں تو اس کے پولیٹیکل ایمز ہیں, بلوچ ٹرائبس کو ہم نے بچانا ہے. واٹ یو ور سپوز ٹو بی ہیئر فار ویمن. آج آپ کو آپ جس چیز کے چاہو آپ امبریلا کے نیچے چھپ جاؤ, ایسا نہیں ہو سکتا. اور عورت مارچ صرف ایک میں کہہ رہی ہوں یہ کتابی تھیری کو کہہ لو, یہ کوئی اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون سا حق ہے جو عورت کو حاصل نہیں ہے. اگر وہ مل نہیں رہا تو سڑک پہ نکلنے سے 8 مارچ والے دن میک اپ لگا کے گندے سے پلے کارڈز پکڑ کے اپنے اور بیہودہ کپڑے پہن کر بیہودہ کپڑے پہن رہی ہو تو پھر کیا مانگنے آئی ہو. اور دوسری بات, what is modernism? مجھے بہت عجیب لگتا ہے. Modernism is the liberty, freedom to do what you want to do and to not to do what you don't want to do. تو this is the modernism. جس عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے وہ نکلے, جس نے نہیں نکلنا نہ نکلے. اب آپ کہتے ہو ہم زبردستی ان کو, عورت مارچ کا مینیفیسٹو ہے, ہم زبردستی عورتوں کو گھر سے باہر نکالیں گے. بالکل مجھے ایسے ہی نہیں ہے. سمجھ آتی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر عورت مارچ پہ تنقید کیوں کی جاتی ہے, جیسا کہ آپ بھی کر رہی ہیں اور میں بھی اس میں حصہ ڈال رہی ہوں؟ میں نے آپ کو یہی پہلے بتا دیا, یہ اپنا ایم نہیں سرو کر پا رہا. ایم کیا ہے؟ سڑک پہ آ کے 4 دھاندلی کر کے احتجاج کر کے آپ 4 پلے کارڈز اٹھا کے کیا کر رہے ہو؟ وہ جو پیسہ آپ سارا اس پہ لگا رہے ہو وہ آپ کتنے زیادہ پازیٹیو کاموں پہ لگا سکتے ہو. اور دوسری بات, یو آر ناٹ دا ڈپرائیوڈ کلاس آف دا پیپل. اور عورت مارچ ایک ذریعہ ہے اپنی پروجیکشن کا, این جی اوز والوں کی کوئی سازش ہے, اپنی فورن فنڈنگ کا ایک طریقہ, اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک فورن فنڈنگ کا طریقہ ہے, لیکن اس کا ہوتا ہے یہ بینیفٹ کون لے جاتا ہے؟ فورن فنڈنگ والی لے جاتی ہیں. اور اس کا وکٹم کون بن جاتا ہے؟ وہ جو معصوم بچیاں جو بیچاری آرام سے گھروں سے اپنے ابو سے پیسے لے کے آ جاتی ہے, ابو آج میں نے کالج سے چھٹی کرنی ہے, میں نے آج عورت مارچ پہ جانا ہے. وکٹم تو وہ بنتا ہے. ورنہ آپ عورت مارچ پہ نہیں گئی, میں نہیں گئی. کیوں؟ بیکاز یو ور ہیئر آن دا ڈیوٹی. آپ جا ہی نہیں سکتی, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ویسٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اچھا, میرا جسم میری مرضی, یہ نعرہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا اور اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوئی. کر لو اپنی مرضی, کر لو, روکا کس نے ہے, کر لو. اعتراض کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ جو خواتین چاہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہے, ہماری مرضی, کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیے, آپ ریڈ لائٹ ایریا میں جائیں تو وہاں پہ ہر عورت کا جسم ہوتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں اس کو کیوں اتنا زیادہ شوق تھا یہ نعرہ اٹھانے کا, اس نے اٹھا لیا. پھر انہوں نے کہا آپ کا جسم آپ کی مرضی, لیکن جو باقی عورتیں پھر ان کا جسم ان کی مرضی نا. آپ اپنے جسم میں اپنی مرضی چلاؤ, باقی عورتوں کے جسم میں اپنی مرضی کیوں چلا رہے ہو؟ بالکل. اچھا ردا, ہم جیسا کہ بات کرتے ہیں کہ عورت مارچ والے دن جو ہے آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں, کس قسم کی آزادی ہے, کون سی آزادی مانگ رہی ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے فلسطین سے آزادی مانگ رہی ہے, کشمیر سے آزادی مانگ رہی ہے, اسی طرح کی کوئی چیز مانگ رہی ہے. ورنہ تو میں نے تو عورت کو دیکھا ہے قانون میں, عدالتوں میں دیکھا ہے, میں نے مرد کو دھکے کھاتے دیکھا ہے, گھر بساتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں, کبھی ہیبیس کارپس کر دیتی ہوتی ہیں کہ ہم نے بچے مانگنے ہیں, تو مرد بیچارہ ہاتھ جوڑتا ہے, مجھے میرے بچوں سے ملنے دو, میرے بچوں سے ملنے دو, تمہیں میں بسانا چاہتا ہوں, میرے گھر آ جاؤ. وہ کہتی ہے میں نے آنا ہی نہیں, میں نے آنا ہی نہیں. تو ججز, اب یہ ہائی کورٹ کا بتا رہی ہوں, ایوری ڈے دس ہیپنز ان دا کورٹ, کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, کہتی ہے مجھے بچے چاہیے. وہ کہتے ہیں کیوں, تم لوگوں کی طلاق تو نہیں ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, میں نے نہیں اس کے ساتھ رہنا. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں میں بسانا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے نہیں, میں نے بچے لینے ہیں, پہلے میں بچے لے کے رہوں گی, پھر یہ مجھے بنانے آئے گا. یہ روز کی پریکٹس ہے. تو میں نے مرد کو دھکے کھاتے دیکھا ہے صرف اپنا گھر بسانے کے لیے. یعنی کہ اس کی نسبت مردوں کی نسبت کم دھکے کھاتی ہیں. جی, اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس گھر رہنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. یہ وہ ہے جو, یہ نہیں کہ جو ہیبیس میں آتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں والی, وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب میں اب کیسے کہوں, کاٹیج ٹائپ میں رہتی ہیں, اس طرح کی خاتون. اور وہ جو کیس کرتی ہیں ان کے فادر ان کو ساتھ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ میں آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں. کیا آزادی کا نعرہ عورت کے حقوق سے مطابقت رکھتا ہے؟
यही तो आज़ादी शॉकिंग, और हुकूक दोनों डिफरेंट चीजें नहीं है? यही तो शॉकिंग बात है। कौन सी आज़ादी बांधा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। आज़ाद ये कितनी, अच्छा जी, मुझे बांधा हुआ है मैं ऑफिस नहीं जा सकती, मुझे बांधा हुआ है मैं बाई नहीं जा सकती, मुझे बांधा हुआ है मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकती। आप हर जगह तो जा रहे हो, हुकूक किस बात के हैं? किस चीज की आज़ादी आप मुझे चाहते हो बताओ, आप? आपको कोई फीमेल्स का ब्रांड नजर आता है? कपड़ों का क्लोथिंग ब्रांड, शू ब्रांड कोई नजर आता है? वैसे होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। 0.01%, एक दो हो जाए, उधर भी कुछ अच्छा ना मिलता हो। अब फीमेल्स में देखिए कौन सी जगह नहीं जहाँ पे आपको औरतों की चीज ना नजर आती हो। मतलब अब वो भी मसला नहीं है। देखिए ये सारी कल्चरल बातें हैं, सोशल बातें, हम इन पे जाते ही नहीं। हम अगर ऊपर से बात करें तो ये अजीब चीज़ है, औरत मार्च, औरत मार्च, औरत मार्च, जिससे अब उसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ है, जो बहुत नुकसान हुआ, और मैं इस चीज़ को भी बड़ा गलत करती हूँ, इसने पोलराइज क्रिएट कर दिया। एक फेमिनिस्ट मूवमेंट होगी, एक एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट होती है। अब आप वो मैं हम बात कर रहे हैं, हमें लोग कहेंगे चल चल तू एंटी फेमिनिस्ट है, तू ये है, तू वो है, उधर वो। और मुझे लगता है इस प्रोग्राम के बाद भी बहुत ज्यादा तनकीद आने वाली है। तो ये एक उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि इसने मुआशरे को दो चीजों में क्रिएट कर दिया कि हम कोई रीजनेबल बात करें, सेंसिबल बात करें, समझ आती है। हम कोई रीजनेबल बात करें, कोई आदमी या कोई औरत बात करे तो कहते हो तुम तो एंटी फेमिनिस्ट हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, आपको गलत पोर्ट्रे किया जाता है। इसी तरह जो फेमिनिस्ट है उनको उससे ज्यादा ओ फेमिनिस्ट आ गई, इससे हमने बात नहीं करनी। तो ये एक प्रॉपर मुआशरे में सेगमेंटेशन की जा रही है, दो ग्रुप्स के अंदर औरतों में ही सेगमेंटेशन क्रिएट की जा रही है ताकि वो सक्सीड ना कर सके, मुआशरे में फसाद फितना फैला रहे और ये एक अजीब सा जो माहौल है, कियोस जो है वो बनी रहे। इट्स अ वेरी chaotic 8 society। मार्च को खवातीन जो बाहर निकलती हैं, आप कभी गई हैं मार्च पे? नहीं, मैं वैसे बाहर निकलती हूँ, पर अब 8 मार्च को वैसे काम से कभी जिंदगी में जाना हुआ हो? मेरा जेरी गली जाना नहीं तो दरा क्यों पूछी ऐसी। नाइस। अच्छा, हकूक की बात की जाती है, जैसे कि आज़ादी और हकूक के साथ इन्होंने जोड़ दिया है, लेकिन इसका कोई भी वे नहीं है। आज़ादी डिफरेंट चीज़ है, हकूक डिफरेंट चीज़ है। आप क्या समझती हैं ये कौन से हकूक हैं जो इनको नहीं मिल रहे और ये जो है मांगने के लिए आ रही हैं? एक का डिफरेंट वे और पॉजिटिव वे में बताइएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले ना आप मुझे बताएं, मैं आपको इस पर बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा इन्ना कैदकुन्ना अजीम, औरतों का मकर बहुत अजीम है, बहुत चालबाज है औरतें। और मुझे ये मैं वैसे भी हमारे बड़े कहते हैं औरतों के आंसुओं में नहीं आना चाहिए, औरतों के किसी के आंसुओं में नहीं आना चाहिए। तो ये बात है कि देखिए जी, जो इंसान, ये थोड़ी सी सोशल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, कल्चरल एलिमेंट्स आ रहे हैं। हम राइट्स की बात करें, औरत को एक्स्ट्रा राइट्स हासिल है। एक होती है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, आप औरत डिप्राइव्ड है यहाँ पे मुआशरे में, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी। आज लाहौर में नहीं होगी, आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, लेकिन एक औरत जिसको ससुराल वाले कत्ल कर देते हैं उसके साथ जुल्म होता है। लेकिन इसी तरह मर्द भी डिप्राइव्ड है। मैंने रोज़ केस देखती हूँ, बीवी आदमी को कत्ल कर गई, एक औरत ने पैसों की खातिर आदमी से शादी कर ली, ये रोज़ हम देखते हैं। तो वो जो नाइंसाफियाँ हैं वो सिर्फ औरत तक महदूद नहीं है, आदमियों तक महदूद है, बच्चों तक महदूद है, जानवरों तक महदूद है। तो दिस इज़ वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ कम्स इन। जो इंसान है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है इंसान अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के काबिल नहीं है, उसको रेगुलेट कौन करता है? मुआशरा क्रिएट करता है। जो लॉ है, कानून है, उसका काम है। औरत मार्च पे आप निकल के सड़कों पे आके क्या पर्पस सर्व कर रही हो? आपने जो करना है आप इंडिविजुअल लेवल पे करो। आप औरतों को, बच्चों को, मुआशरे को एजुकेट करो, फैसिलिटेट करो, मिसाली मुआशरा बनाओ। अच्छा वे बता रही हैं कि आप किस तरह ये हो सकता है, आपको लगता है कभी ये कामयाब हो पाएंगी? यस और नो? अभी तक आपको लगता है हुई है? मैंने कह रही इन्होंने क्या किया है, हम जो इनका हम औरतों के हक की, हम औरतों के हक की, इंसानों के हकूक की बात करते हैं, तो हमें ही इन्होंने अपने खिलाफ कर लिया। ये तो उल्टा रिवर्स चली गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको क्या लगता है खवातीन का अपने पाँव पे खड़ा होना, कामयाब होना कितना ज़रूरी है? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ज़रूरी क्या मतलब को, इस्लाम ने तो सख्त औरतों को इनकरेज किया। इस्लाम ने कहा अपने पैसों से खर्च करो, बाहर निकलो, कमाओ। तो अगर औरत अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, कमा नहीं रही, तो फिर उसकी क्या है? इंडिविजुअल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ है ही क्या? और पैरों पे खड़े होने का मतलब कमाना नहीं है। पैरों पे खड़े होने का मतलब मेंटल इंडिपेंडेंस है। सबसे बड़ी बात, अगर एक औरत कमाती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप मुझे बताएं, औरत हर लिहाज से इंडिपेंडेंट है। जो कमाई है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में और वैसे इंडिपेंडेंट होने में फर्क है। हाँ, वंस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यू आर मोर इंडिपेंडेंट।
बट वंस अगर आपको औरत वैसे भी जब इस्लाम ने क्या किया, औरत का जब नफका लगा दिया तो औरत को ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया, वेदर शी गोज आउट फॉर अर्निंग और नॉट, औरत है ही इंडिपेंडेंट। तो वो औरत पाँव पे खड़ी है, अगर खुद कोई इमोशनली वीक औरत है तो उसका फिर हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसका जाती अच्छा, जाते जाते वन लाइन में हमारे नाज़रीन को पैगाम देते हैं औरत मार्च के हवाले, औरत वो हैप्पी वुमेन्स डे के हवाले से। मैं यही कहूँगी कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आप इसको सेलिब्रेट करें, एक इसको इस तरह सेलिब्रेट करें कि दिस इज़ अ यूनियन ऑफ टू जेंडर्स इन द सोसाइटी, जिन्होंने मिल के माशरे में एक पॉजिटिव किरदार अदा करके एक ऐसा माशरा बनाना है जिसकी मिसाल यहूदी देते हैं, कुफ़ार मदीना देते हैं, कुफ़ार मक्का देते हैं। ऐसा माशरा बनाएं, ना कि ऐसा माशरा बनाएं कि हम पे यूरोप हंसे, लोग हमारा मजाक उड़ाएं। वजूद जन से है तस्वीर कायनात, ठीक है जी, वजूद ये इंसानियत है, ये दिस इज द ये सारा साइकिल है और इसके साथ हमने जो चलना है। रिदा, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे पास तशरीफ लाई और एक अच्छे टॉपिक पे जो है एक हेल्दी डिस्कशन जो है हमने की है। तो जनाब यहाँ पे वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने नए गेस्ट को जो है वो वेलकम कहेंगे।